हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड का पाठ्यक्रम जो कि है द्वितीय वर्ष का योग शिक्षा विषय। जी हाँ, जैसा कि योग शिक्षा विषय द्वितीय वर्ष में भी होता है, प्रथम वर्ष में भी होता है। तो प्रथम वर्ष की ऑलरेडी वीडियो हम ला चुके हैं और ये वीडियो है योग शिक्षा के द्वितीय वर्ष की, जहां हम डिस्कस करेंगे आज इकाई 1 के बारे में। आज इकाई 1 इकाई प्रथम की बात करेंगे। साथ ही साथ इकाई में आपको जो नोट्स मिलेंगे, यहाँ जो मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें मैं आपको अंक विभाजन बताऊंगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को, एंड तक बने रहिएगा। और आपको मैं बता दूं कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी वेरियस प्रकार के आपको कोर्स ऑफर जरूर करते हैं। जी हाँ, दिए गए नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे यहाँ बी फार्मा, डी फार्मा, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीए, डीएड, इन सभी कोर्सेज को अवेलेबल कहा जाता है, इसमें प्रवेश दिए जाते हैं। साथ ही साथ बहुत ही रेपुटेड और अच्छे कॉलेज जिनका रिजल्ट 100% रहा है, वहां आपको प्रवेश मिल सकता है बहुत ही उचित दाम में, बहुत उचित फीस में। तो दिए गए नंबर से आप इंक्वायरी कर सकते हैं, अपने सगे संबंधियों भाई बंधुओं का एडमिशन प्रवेश करवा कर उनका भविष्य उज्जवल बना सकते हैं और साथ ही साथ अपना सरकारी शिक्षा प्राप्त करने का, सरकारी शिक्षक बनने का, अधिकारी बनने का सपना जरूर पूरा कर सकते हैं। हमारे यहाँ रीट और एमपीटीटी इनकी भर्ती की परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। तो चैनल पर जुड़े रहिए और इसी चैनल पर सब सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं और शुरू करते हैं योग शिक्षा विषय, जो कि है पहला इकाई। इसका नाम है योग अभ्यास के सिद्धांत, यानी योग अभ्यास करते वक्त हमें किन नियमों का पालन करना होता है वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है योग अभ्यास के सिद्धांत, यानी कि योग अभ्यास करते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना है वो चीजें हमें यहाँ पर पढ़ने मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, ये इकाई 1 जो है कुल 8 अंकों की है। जैसा मैं आपको बता दूं कि इकाई 1 कुल 8 अंकों की है। इसके अंक विभाजन की बात हम पहले करेंगे। तो इकाई 1 8 अंकों की है, जिसमें 1 मार्क्स का 2 प्रश्न आएंगे और साथ ही साथ 2 मार्क्स के 1 प्रश्न और 3 मार्क्स का 1 प्रश्न। तो 3 मार्क्स का 1 प्रश्न यानी 3 नंबर, 2 मार्क्स का 1 प्रश्न यानी 2 नंबर यानी 5 नंबर, और यहाँ पर 6 7 यहाँ पर 1 नंबर का 1 प्रश्न। तो स्टूडेंट, ये हो गया आपके कुल 8 अंकों की परीक्षा। 3 3 4 5 और 6 अंक। तो यहाँ पर आप जो अंक देख पा रहे हैं, इसमें से इकाई ये 2 अंकों की है, ठीक है, 2 यानी ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, 4 4 3 7, ठीक है, 7 अंक। 1 मिनट में और आपको बता दूं ये कितने अंकों की परीक्षा है, क्लियरली कर देता हूं। 7 अंक कहे गए हैं, ठीक है। तो ये 7 अंकों की है, माफ कीजिएगा। ये जो इकाई है वो कितने अंकों की है? 7 अंकों की, ठीक, 7 अंक। वही मैं कहूँ कि कहाँ कम पड़ रहा है। तो ये 7 अंकों की इकाई है, ठीक है, ध्यान रखिए। इकाई 2 8 नंबर की है, इकाई 1 7 नंबर की है। तो 7 नंबर भी तो कम नहीं होते, 7 नंबर हमें लेने हैं परीक्षा में, ठीक। तो ये 7 अंकों का है, इकाई 1 7 अंकों का, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7 नंबर हो रहे हैं। तो ये 7 नंबर से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 का भी आएगा, वस्तुनिष्ठ भी आएंगे। तो आप वस्तुनिष्ठ भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से वस्तुनिष्ठ भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस इकाई से दो वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं वो कौन से हैं, और 3 और 4 नंबर वाले, 2 नंबर वाले प्रश्न भी कौन से हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे कौन से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है वस्तुनिष्ठ वाले वो है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, योगा आचार्यों ने योगासनों की संख्या कितनी बताई है। जी हाँ, जो योगाचार्य होते हैं, यानी वो आचार्य जो योगा सिखाते हैं, उन्हें योगाचार्य कहा जाता है, ठीक। तो योगाचार्यों ने योगासनों की संख्या कुल कितनी बताई है? तो योगाचार्यों के अनुसार योगासनों की संख्या है 84। जी हाँ, 84, टोटल 84, 84 जो है योगासनों की संख्या है। यह किसने बतलाई है? योगाचार्यों ने बतलाई है। नंबर 2, योगासन करते समय किन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और योगासन करते समय क्या होता है? तो योगासन करते समय हमारी श्वास एवं हृदय की गति सामान्य रहती है। जी हाँ, जब हम योगासन करते हैं तो हमारे सांस की, हमारे हृदय की गति जो रहती है वो सामान्य होती है। योगासन करते समय श्वास एवं हृदय गति सामान्य रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। योगासन करते समय हमारी मतलब जो योगाभ्यास करेगा, योगाभ्यासी की जो हृदय गति है, दिल धड़कने का और सांस लेने का सामान्य रहता है। किंतु व्यायाम योगाभ्यास का उल्टा होता है। व्यायाम ऐसा नहीं है कि योगाभ्यास और व्यायाम एक है। व्यायाम जो होता है, एक्सरसाइज, जो कसरत जिसे जिमिंग कहते हैं, उसमें हृदय गति बढ़ जाती है। आप देखेंगे भार उठाना होता है तो उसमें हृदय गति बढ़ जाती है, सांस जल्दी लेने लगते हैं, तो उसमें हमारे श्वसन और हृदय गति सामान्य नहीं होती है। किंतु योगाभ्यास में क्या होता है, हमारी सांस एवं हृदय गति सामान्य रहती है। इनके बीच अंतर ही पूछता है। व्यायाम और योगा के बीच में, व्यायाम और योगा के बीच में अंतर है, वो सवाल भी आगे हम देखेंगे, उसके बीच अंतर भी होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग के अंगों की संख्या कितनी है? जी हाँ, योग
पद्धतियों के हिसाब से योग के अंगों की संख्या कितनी है? तो 8। योग के अंगों की कुल संख्या कितनी है? 8 संख्या है। योग के अंगों की संख्या 8 है। उसके बाद योगासन का अर्थ क्या है? तो योगासन का अर्थ है साधना। जी हाँ, योगासन का अर्थ क्या है? साधना। ये आपने ध्यान रखना है। योग के अंगों की संख्या है 8, योगासनों का अर्थ है साधना। बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, योगासनों की अंगों की संख्या है 8, योगासनों का अर्थ है साधना। साधना करना, योगासन मतलब योग के आसन में बैठना। इसका मतलब क्या होता है? तपस्या करना, साधना करना। तो योगासन का अर्थ है साधना, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यौगिक शुद्धि में कितनी क्रियाएं हैं? यौगिक शुद्धि जो होती है, यानी योग के द्वारा हम अपने यौगिक शुद्धि जो करते हैं, आत्मग्रहण करते हैं, शुद्धि करते हैं, तो उसकी कितनी क्रिया है? तो यौगिक शुद्धि में कितनी क्रियाएं? तो कुल 6। कितनी क्रियाएं हैं? कुल 6 क्रियाएं हैं। यौगिक शुद्धि में कुल 6 क्रियाएं हैं। योग के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? 4। योग के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। तो ये भी ध्यान रखिए, यौगिक शुद्धि में कितनी क्रियाएं हैं? 6। योग के कितने प्रकार हैं? 4। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नख शिख व्यायाम किसे कहते हैं? नख शिख व्यायाम किसे कहते हैं? नख मतलब होता है नाखून, शिख मतलब शिखा, चोटी या हमारा सर। ठीक है, ध्यान रखिए। तो नाखून से लेकर पैर तक का सब कुछ शामिल हो जाता है उस व्यायाम में। ऐसा कौन सा व्यायाम है? तो वो व्यायाम है सूर्य नमस्कार। जी हाँ, सूर्य नमस्कार को ही कहते हैं नख शिख व्यायाम कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा आपको। ये आपको ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, पूछ भी देगा। सूर्य नमस्कार को किस दूसरे नाम से जानते हैं? नख शिख व्यायाम या नख शिख व्यायाम किसे कहते हैं? सूर्य नमस्कार को कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पद्म शब्द का अर्थ क्या है? पद्म शब्द का अर्थ है कमल का फूल। ये इकाई आप प्रथम वर्ष का भी देखेंगे तो उसमें भी ये मिलेगा आपको, है ना। तो ये कुछ चीजें सेम भी है। पद्म शब्द का अर्थ है कमल का फूल। पद्म शब्द का अर्थ क्या है? कमल का फूल। तो पद्मासन कमल के फूल के स्वरूप में बैठकर, जैसे कमल कैसे खिलता है, नीचे पालथी मार के बैठा जाता है, बिल्कुल उस प्रकार से ही यह आसन होता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया पद्मासन, कमल के फूल के समान आसन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अगले प्रश्नों की बात करते हैं। बड़े बड़े जो प्रश्न है यहाँ पर, ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए, एमसीक्यू हो गए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, एक एक नंबर के। ठीक है, यहाँ से आपको एमसीक्यू पूछेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई ना कोई पूछेगा ही पूछेगा, गारंटी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि योग और व्यायाम में अंतर बताइए। योग और व्यायाम में क्या अंतर है? योग और व्यायाम में सबसे बड़ा अंतर यही है कि योग में हमारी हृदय गति, श्वसन गति सामान्य रहती है, जबकि व्यायाम में ऐसा कुछ नहीं होता। योग जो है वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सुदृढ़ बनाता है, जबकि व्यायाम हमें सिर्फ शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। योग करने से हमें एकाग्रता आती है और व्यायाम करने से हमारे शरीर में हष्ट पुष्टता आती है। उससे हम एकाग्र होंगे, हमारा मस्तिष्क शांत होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किंतु योग में जो होता है हमारा मस्तिष्क भी शांत होता है। योग में ज्यादा शारीरिक ऊर्जा खर्च नहीं होती, जबकि व्यायाम में अधिकतर शारीरिक ऊर्जा खर्च होती है, उसमें ज्यादा शारीरिक परिश्रम करना होता है। तो ये योग और व्यायाम में अंतर है। आप और बना सकते हैं। आप योग के जो आसन है और व्यायाम मतलब एक्सरसाइज है, जिमिंग है, जो जिम करते हैं लोग, उन दोनों के बीच का अंतर आप लिखेंगे ना, वही योग और व्यायाम के बीच अंतर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अपने मन से लिख पाएंगे आप, मैंने ऑलरेडी बता दिया। और भी चीज जो आप लिखना चाहते हैं अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया योग और व्यायाम में अंतर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि योग करते वक्त कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। योग करते वक्त हमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए? सबसे पहला कि योग करते समय हमें योग के योगासन के या योग के नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा, नियमों को सावधानी पूर्वक समझकर ही योग करना चाहिए। तीसरा, कि हमें जो योग करते हैं वो खुली जगह पर करते रहना चाहिए। कम से कम 40 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए, जिसमें हम खुली जगह पर क्या कर सकें? योग अभ्यास कर सकें। चौथा, योग करते समय हमें ढीले और सूती वस्त्र पहनने चाहिए, यानी ढीले कपड़े हो, ऐसे टाइट जींस में योगा नहीं किया जाता, आप जानते हैं, है ना, वरना शरीर को नुकसान हो सकता है, नस लग सकती है, मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इसलिए हमें सही कपड़े पहनने होते हैं, ढीले और कॉटन के जो कपड़े होते हैं रुई वाले, वो पहनने चाहिए। तो ये कुछ हम कह सकते हैं कि सावधानियां हैं योग करते वक्त जो हमें बरतना है। मतलब इन चीजों को हम फॉलो करेंगे तो योग बड़े अच्छे से होगा, या इनको फॉलो करते हुए योग करते रहना हमें। तो ये ध्यान रखिएगा, योग करते समय इन सावधानियों का बरतना जरूरी है। उसके बाद योगासन के प्रकार बतलाइए। भाई योगासन जो होता है उसके प्रकार बतलाना है, कितने टाइप्स के योगासन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, योगासन को ना 3 भागों में बांटा गया है, 3 तरह से वर्गीकरण किया गया है। एक वर्गीकरण इसका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब मैं एक एक को यहाँ पर सब बताते हुए चलता हूँ, आपको ध्यान रखना है कि वर्गीकरण कैसे किया गया। पहला वर्गीकरण जो है वो है ध्यानात्मक आसन और सांस्कृतिक आसन। जी हाँ, योगासन में पहला है ध्यानात्मक, जिसमें ध्यान लगाना होता है, और सांस्कृतिक में आते हैं, इसके भी 2 भाग हैं, शारीरिक और विश्रामासन। ऐसा जिसमें शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा, जैसे सर के बल खड़े होना। और एक आता है विश्रामासन, जिसमें लेट के या फिर शांतिपूर्वक मौन रहकर बैठ के, इसमें विश्राम जैसा करना होता है आसन। तो ये विश्रामासन और शारीरिक आसन,
ये अध्ययनात्मक आसन। सांस्कृतिक आसन के दो भाग है, शारीरिक और विश्राम आसन, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला वर्गीकरण जो किया गया है वो आसन के आधार पर किया गया है। तो पहला है ध्यानात्मक, ध्यान लगाने वाले आसन। दूसरा सांस्कृतिक, यानी अलग अलग शरीर और ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए आसन करना। तो इसके दो प्रकार हैं, शारीरिक और विश्राम आसन। ठीक, सांस्कृतिक आसन के दो भाग और हैं, कौन से दो? शारीरिक और विश्राम आसन। यहाँ पे 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन तो आ ही सकता है। ठीक, तो ये हो गए वर्गीकरण 1। अब बढ़ते हैं वर्गीकरण 2 की तरफ। तो वर्गीकरण 2 की बात करते हैं, तो अलग अलग स्थिति में, अलग अलग पोजीशन में बैठ के जो हम योगा करते हैं उसके हिसाब से वर्गीकरण किया गया। जैसे कि बैठकर योगा करना, ठीक। दूसरा, पेट के बल योगा करना, पीठ के बल योगा करना, हाथ के बल योगा करना, और घुटने के बल योगा करना, पैरों के बल योगा करना, सर के बल योगा करना, पेट के बल योगा करना। यानी कई प्रकार के, जब अपने सर के बल पे भी योगा किया जाता है, अभी भी जानते हैं, कपालभाति और कुछ और भी किया जाता है। मुझे उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है अलग अलग आसनों के बारे में, ठीक है, बहुत ज्यादा आसनों की जानकारी तो नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ, जो अलग अलग आसन होते हैं आपको भी जानकारी होगी कि हाँ, अलग अलग शरीर के अंगों के इस्तेमाल से हम योग करते रहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अब कभी बैठ के भी आसन किया जाता है, पेट के बल, पैर के बल, पीठ के बल, हाथ के बल और घुटने के बल, पैरों के बल, सर के बल, इन सब अलग अलग अंगों का इस्तेमाल करते हुए क्या किया जाता है? योगासन किया जाता है। बढ़ते हैं वर्गीकरण तीसरी की तरफ। तो तीसरा वर्गीकरण जो है वो है पशुवत। पशुवत यानी कि भाई पशु यानी जानवर की तरह। फिर वस्तुवत, वस्तुओं का इस्तेमाल करके। फिर प्रकृति, अंग मुद्रावत यानी अंगों की अलग अलग मुद्रा दर्शा के, और होता है योगी नाम। तो इतने प्रकार की जो क्या है आसन है, तो ये विभिन्न आसनों के प्रकार हैं। पहले तो बताइए भाई, योगासनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण 1 उसमें ये लिखिएगा, ठीक है। वर्गीकरण 2 इसमें ये लिखिएगा, वर्गीकरण 3 इसमें ये लिखिएगा। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि क्या है, योगासनों के प्रकार हैं, ठीक है। ये योगासनों के प्रकार जो है बतलाए गए हैं आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि कुल 12 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं, चलिए हम अगले प्रश्नों की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो वो जो महत्वपूर्ण प्रश्न 4 नंबर के लिए तो नहीं, 3 नंबर वाला तो यहाँ पर आ रहा है। तो 4 नंबर के लिए बहुत बड़ा लिखना होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे। 3 मार्क्स के लिए है, तो 3 मार्क्स के अनुसार और 2 मार्क्स के अनुसार इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो हम ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो प्रश्न 2 नंबर के लिए आ सकते हैं अथवा 3 नंबर के लिए आपको परीक्षा में पूछ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम कुछ आसनों की भी बात करेंगे, उन आसनों के बारे में पूरी आपको जानकारी रखनी है। वो आसन किस प्रकार से पूछ सकता है कि आसन कैसे करते हैं, उसकी सावधानियां बताइए, उसे करने की विधि बताइए, सब कुछ पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए उन्हीं आसनों की बात हम करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है प्रश्न, सूर्य नमस्कार के प्रभाव बतलाइए। भाई सूर्य नमस्कार का क्या प्रभाव होता है? सबसे पहली बात तो ये कि सूर्य नमस्कार जो किया जाता है वो सुबह और शाम के समय किया जाता है, और अधिकतर तो सुबह ही करते हैं। आप सूर्य को नमस्कार करने वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार को जनरली सुबह का ही समय होता है, लेकिन फिर भी योगाभ्यास का अगर पूछ दे कि योगाभ्यास का समय क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे सुबह और शाम का। और सूर्य नमस्कार सुबह किया जाता है। सूर्य नमस्कार करने में पूरे शरीर का महत्व है, पूरा शरीर उसमें इन्वॉल्व होता है, उसमें सम्मिलित होता है। तो पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है, पूरे शरीर का योगा हो जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सूर्य नमस्कार बहुत ही जरूरी है और ये संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक है। विभिन्न प्रकार के शरीर के जो रोग होंगे ना, अब पूरे अंग शामिल है तो पूरे रोगों में काम आएगा। तो जितने भी अंग होंगे, जितने भी रोग होंगे, उसमें सूर्य नमस्कार सम्मिलित होता है। सूर्य नमस्कार से उसमें फायदा मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं सूर्य नमस्कार की, इस प्रश्न की कि सूर्य नमस्कार जो रहता है, सूर्य नमस्कार के प्रभाव बतलाइए। तो सूर्य नमस्कार के प्रभाव क्या है? तो पहला देखिए, सूर्य नमस्कार के 2 प्रभाव हैं। एक कि भाई सूर्य नमस्कार एक प्रभाव है शारीरिक प्रभाव, दूसरा प्रभाव है मानसिक प्रभाव। जी हाँ, सूर्य नमस्कार शारीरिक प्रभाव भी होता है, साथ ही साथ सूर्य नमस्कार का मानसिक प्रभाव भी होता है। तो सूर्य नमस्कार के शारीरिक प्रभाव की बात कर लेते हैं कि भाई शारीरिक प्रभाव क्या है, तो शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब शारीरिक प्रभाव थोड़ा सोचिए आप अपने ख्यालों से कि अगर शारीरिक प्रभाव है तो सारा असर किस पर बात करेंगे हम? शरीर के ऊपर असर की बात करेंगे। और मानसिक प्रभाव होता तो मन के ऊपर क्या असर पड़ेगा उसकी बात करेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले हम बात करते हैं शारीरिक प्रभाव की। नख शिख व्यायाम है। नख शिख मतलब नाखून से लेकर सर तक, शिखाओं की चोटी तक, है ना, यानी नाखून से लेकर हमारे सर की चोटी तक, यानी संपूर्ण शरीर का इसमें व्यायाम हो जाता है, संपूर्ण शरीर इसमें शामिल होता है। तो ये नख शिख व्यायाम है। दूसरा
इसमें रक्त से संबंधित, त्वचा से संबंधित, श्वसन से संबंधित, कब्ज से संबंधित, पेट से संबंधित अन्य जो विकार होंगे उनमें लाभदायक है, उसमें निवारण में सफलता मिलती है, मदद होती है, सहायता प्राप्त होती है। यानी जितनी प्रकार की बीमारियां होंगी, जैसे त्वचा वाली हो, रक्त हो, कब्ज हो, जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य नमस्कार सुबह सुबह किया जाता है, सुबह की धूप हमें लगनी चाहिए, है ना, धूप लाभदायक होती है। तो वही यहाँ बताएगा कि रक्त, त्वचा, कब्ज, पेट, इन सब विकारों में हमें क्या मिलता है, फायदा मिलता है यदि हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो ये हो गया सूर्य नमस्कार के बारे में। तीसरा, संपूर्ण शरीर का व्यायाम। इसमें हमारे संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाता है। जी हाँ, इसमें हमारे संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाता है, यानी हमारा शरीर इसमें पूरा इन्वॉल्व होता है, पूरा लगा रहता है, तो इसमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया संपूर्ण शरीर का व्यायाम। तो ये हमारे शारीरिक प्रभाव में से एक है, मतलब हमारे शरीर के लिए जो प्रभाव होता है सूर्य नमस्कार का, वो ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मन वाले प्रभाव की, यानी कि मानसिक प्रभाव की। जी हाँ, यहाँ अगर हम मानसिक प्रभाव की बात करें तो मानसिक प्रभाव में भाई देख लीजिए, आत्मविश्वास का जागरण, यानी कि सूर्य नमस्कार करने से हमारे मन में आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास का जागरण होता है, और हम आत्मविश्वास से लब हो जाते हैं, भर जाते हैं, और अपना काम बहुत ही स्फूर्ति से करते हैं। आगे वो भी देखेंगे हम। दूसरा, कि इसमें षष्ठ चक्रों को क्रियाशील कर दिया जाता है ना, हमारे शरीर में जो 6 चक्र हैं, जानते होंगे हमारे शरीर में जो 6 चक्र हैं, वो 6 चक्र क्रियाशील हो जाते हैं। उन 6 चक्रों की मदद से हम अपने शरीर को क्या करते हैं, स्फूर्ति, जागरण कर देते हैं। हमारे शरीर के जो प्रत्येक अंग होते हैं, जो विकार होते हैं, वो दूर हो जाते हैं, अंग सही ढंग से कार्य करना शुरू करते हैं, और हम अपनी पूरी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाते हैं, अपनी चेतना को जागृत कर लेते हैं। ठीक है, जो ऋषि मुनि लोग करते हैं, आप शायद जानते होंगे। ठीक, तेज व स्फूर्ति, यानी कि सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर में तेज और स्फूर्ति आती है। जी, हमारा शरीर तेज होता है, हमें स्फूर्ति आती है, हम आलस्य नहीं करते और अपने काम में एक्टिव हो जाते हैं और तेज हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। तो ये हो गया है सूर्य नमस्कार का मानसिक और शारीरिक प्रभाव। भाई शारीरिक और मानसिक प्रभाव क्या पड़ेगा युवा का, ये मैंने आपको बतला दिया। तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपको ध्यान के रखना है कि भाई इसमें प्रश्न देख लीजिए कि योगाभ्यास करते समय किन किन गलतियों से बचना चाहिए। अब योगाभ्यास करते समय हम में से कई लोग जब योगाभ्यास करेंगे तो कुछ गलतियां कर देंगे, तो उन गलतियों से हमें योग का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। हो सकता है हमारे शरीर को उससे नुकसान हो जाए। जैसे हमने खूब खाना पीना, पूरा पेट भर खाना खा लिया और योग करने जा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है ना, हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल खाली पेट है, कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है और बहुत प्यास लगी है, उस समय योगा करने जा रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम योग करने जाएंगे, योगाभ्यास करने बैठेंगे, तो हमें किन किन गलतियों से बचना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि सीधे जमीन पर ना करें। कभी भी योगा अभ्यास सीधे जमीन पर नहीं करते, जमीन पर कुछ बिछाना चाहिए, चटाई, मैट, मैट्रेस, है ना, कोई भी चादर वगैरह बिछा लेनी चाहिए और फिर उस पर योगाभ्यास करना चाहिए। एकदम बहुत ही नरम गद्देदार या फिर बहुत सख्त जमीन पर योगा नहीं करना चाहिए। दूसरा, सांसों पर ध्यान रखना होता है। योगाभ्यास में सांसों का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि देखेंगे आप व्यायाम करने में जो जिम करते हैं, कसरत करते हैं, वो कितने भी जोर जोर से सांस लेते हैं, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ऐसा नहीं है, योग में सांसों के ऊपर ध्यान करना होता है, धीरे से सांस लेना, धीरे से सांस छोड़ना, ये बहुत ही इसका महत्वपूर्ण रोल है, इसमें भूमिका है। तो सांसों पर हमें बहुत ध्यान रखना होता है। तीसरा, सुबह एवं शाम नहीं करें। योगाभ्यास हमेशा के इसके लिए जो निश्चित समय बताया गया है वो सुबह का समय या फिर शाम का समय बताया गया है। रात और दोपहर में करने से बचना चाहिए योगाभ्यास। उसके लिए हमारा शरीर उपयुक्त तो नहीं होता इस समय के लिए। तो हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त समय है योगाभ्यास करने का कौन सा, सुबह एवं शाम। अभी आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला, क्षमता अनुसार ही योग करें। भाई हमारे शरीर की जो क्षमता है उसी अनुसार योग करेंगे। अगर किसी 6 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे को कहो कि वो ऐसा योगाभ्यास करे, एकदम कठिन कठिन आसन करे, तो कैसे कर पाएगा वो, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी क्षमता अनुसार ही योगा करना पड़ेगा। अभी जैसे आज मैं योगा शुरू करूं तो मैं क्या सारे आसन आज ही कर लूंगा, नहीं, कठिन आसन मुझसे नहीं होंगे और उससे हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए, है ना, उससे परेशानी हो सकती है, रोग बढ़ सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि योग का पूरा फायदा मिले तो पहले हमें योग धीरे धीरे शुरू करना चाहिए और अपने क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। जो सरल आसन होंगे पहले वो करने चाहिए, फिर धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाकर, अपनी क्षमता बढ़ाकर, क्षमता के अनुसार बड़े और कठिन आसन करने चाहिए। अगला, खान पान पर ध्यान देना होगा। हमें क्या करना होगा कि खान पान पर खास ध्यान रखना होगा। योगा में ऐसा नहीं है कि आप खूब तेल युक्त, वसा युक्त खाना खाते रहें, जंक फूड, बाहर का खाना खाते रहें, चाट मसाला खूब सारा, और आप कहें कि योग से आपको फायदा हो जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। योगाभ्यास में आपको खान पान पर संयम बरतना होगा, आपको खान पान पर कंट्रोल रखना पड़ेगा और सात्विक भोजन सबसे अच्छा होता है। सात्विक भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, ऐसा कहा गया है योग आचार्यों के द्वारा। ठीक,
साथ ही साथ परिणाम के लिए संयम बरते। भाई योगाभ्यास करते समय आपको परिणाम के लिए संयम बरतना होगा, यानी कि योगाभ्यास करते समय आपको तुरंत परिणाम नहीं मिलेंगे, आपको समय लगेगा परिणाम मिलने में। तो आपको क्या करना चाहिए, परिणाम के लिए आप संयम बरतिए, परिणाम के लिए आप कुछ समय दिए, यानी कम से कम 6 महीने का आप योगा का अभ्यास करेंगे तो आपको अपने शरीर में परिवर्तन दिखाई देगा, रोगों से निवारण मिलते हुए दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, संयम बरतना है। ये व्यायाम की तरह नहीं है कि आज आप जिम गए, 10 दिन जिम गए, जिम जाने से आपकी मांसपेशियां कड़क हो गई, शरीर सुडौल बन गया 10-15 दिन में, ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं है। इसमें आपको क्या करना होता है, योगाभ्यास में समय देना होता है योग के लिए, ठीक, समय देंगे उसके पश्चात हमें योग का पूरा जो फल है वो हमें मिल पाता है। तो ये हो गया हमारे पास योगाभ्यास करते समय किन गलतियों से बचना है। पहला, सीधे जमीन पर कभी योग नहीं करते, सांसों पर हमेशा ध्यान रखना होता है, सुबह एवं शाम में ही योगा करना है, बाकी समय नहीं, अपने क्षमता अनुसार ही योग करें, अपने क्षमता के बाहर कोई योग ना करें, खान पान पर खासा ध्यान रखें क्योंकि खान पान बहुत ही महत्वपूर्ण है योग के प्रभाव दिखने में। साथ ही साथ परिणाम के लिए संयम बरतें, योगाभ्यास का परिणाम तुरंत सामने नहीं आता, कम से कम 6 महीने लगते हैं, जिससे हमें अपने शरीर में परिवर्तन दिखाई देते हैं और पता चलता है कि योग ने बहुत फायदा पहुंचा है। तो ये हो गया हमारा योगाभ्यास करते समय किन किन गलतियों से बचना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि आसन किसे कहते हैं, आसन क्या होता है, उसे क्या कहते हैं। तो आसन वह स्थिति है जिसमें आप शारीरिक और मानसिक रूप से शांत, शिथिल, स्थिर और सुखपूर्वक रह सके, इसे ही आसन कहते हैं। आसन का अर्थात है मतलब आप ऐसी अवस्था में रहें जिस अवस्था में आपको सुख और शांति मिलती हो, आपको लगता है यही सबसे कंफर्टेबल है, तो वही आपका आसन है। कहा भी गया है स्थिरम सुखम आसनम, जिस स्थिति में हम स्थिर हैं वही हमारे लिए क्या है, आसन है। हम लेटने के वक्त, बैठने के वक्त है, अगर स्थिर है तो वही हमारा आसन है। अगर हम एक पैर पर खड़े हो जाएं और नाचते रहें तो क्या हम स्थिर है, नहीं, तो वो आसन की स्थिति हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आसन की स्थिति वो होगी जिसमें हम सुख का अनुभव करेंगे, सुखी से स्थिर रहेंगे, वही हमारा आसन का क्या होगा, स्थिति होगी। तो ये तो हो गया। अब बढ़ते हैं, कुछ और बात बता दूं मैं आपको कि भाई इस यूनिट से, इस इकाई से आपको कई प्रकार के आसन आएंगे, जैसे कि ताड़ासन, त्रिकोणासन, वज्रासन और पद्मासन। जी हाँ, इन आसनों का आपको अभ्यास करना है। अभ्यास करना है अच्छा मतलब पढ़ना है, आप घर पे भी कर सकते हैं, फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन इनके बारे में आपको लिखने आएगा। त्रिकोणासन कैसे करते, ताड़ासन कैसे करते, वज्रासन कैसे करते, पद्मासन कैसे करते। पद्मासन में पालथी मारकर बैठ जाते हैं, धीरे धीरे श्वास पर ध्यान रखते हैं, शरीर एकदम सीधा होता है। साथ ही साथ ताड़ासन में पैरों को एकदम और हाथों को सीधा कर लेते हो, धीरे धीरे भुजाएं उठानी पड़ती है पैरों के साथ साथ, ताड़ासन होता है। कुछ ऐसे ऐसे उठाते हैं, ऐसे ऐसे उठाते, ताड़ासन होता है, ठीक है। तो ये आसन किस विधि से करना होता है, कौन से संयम बरतने होते हैं, वो सारे आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि इनमें से किसी ना किसी आसन के बारे में अवश्य पूछेगा, तो यही आपको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला इस इकाई से, गारंटेड 7 नंबर फिक्स है आपके। बस आप इन आसनों के बारे में पढ़ लीजिए और जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये होगा इकाई 1। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इकाई 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की। तो देखते रहिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी। दिए गए नंबर पे आप कोर्स इंक्वायरी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए और देखते रहिए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी।